हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। क्लास 11th के एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आज बेटा बिजनेस स्टडीज का एक बहुत अमेजिंग सैंपल पेपर आपको कराने वाला हूं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 11th के एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। बात करेंगे आज बिजनेस स्टडीज के एक बहुत अमेजिंग सैंपल पेपर की। ऑलरेडी कुछ स्कूल के पेपर हो चुके हैं, उन्हीं स्कूल में से एक स्कूल का पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सारी केस स्टडीज आपको सॉल्व कराऊंगा, कैसे एमसीक्यू में अपनी थिंकिंग को आपको रेशनलाइज करना है वो आपको सिखाऊंगा, और जितने भी हमारे सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है उनके बारे में भी शॉर्ट में बता दूंगा और डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना। हमें कोशिश करनी है 15 से 18 मिनट्स के अंदर पूरा सैंपल पेपर हमारा खत्म हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। आप है मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। ये सैंपल पेपर अगर आपको चाहिए तो आपको हमारी ऐप पर फ्री में मिल जाएगा, फ्री स्टडी मटेरियल में। कैसे ऐप डाउनलोड करनी है और क्या है उसका प्रोसीजर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं उसको। चलो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन, फंड्स रिक्वायर्ड टू परचेज करंट एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। करंट एसेट्स, ध्यान रखना, करंट एसेट के लिए जो पैसा चाहिए तो हम क्या कहते हैं? फिक्स कैपिटल, प्लोइंग बैक, वर्किंग कैपिटल, लीज फाइनेंसिंग। सबको पता है इसका आंसर है वर्किंग कैपिटल। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। ये पेपर पूरा सॉल्व करने के बाद एमसीक्यू के साथ पूरा पेपर विद सॉल्यूशन में अपलोड कर दूंगा वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेकिन समझ लेना बेटा पूरा कैसे आप थिंकिंग को रेशनलाइज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन हमारा, असर्शन रीजन आ गया। द प्रोवाइडर ऑफ ऑनर्स फंड हैव अ फुल कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है भाई, जो ऑनर्स फंड के प्रोवाइडर होते हैं, जिन्होंने ऑनर्स फंड में पैसा लगाया होता है, उनका पूरा कंट्रोल होता है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस पर। ठीक है, उसके बाद रीजन में लिखा है दिस देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व इन द रिफंड ऑफ ऑनर्स फंड एज दे आर द प्राइमरी रिस्क बेयरर। चलो रीजन तो यार ठीक सा लग रहा है कि जो ऑनर्स फंड होते हैं हमारे, ऑनर्स फंड वाले इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं, उनका फंड बड़ा रिस्की होता है और उनको प्राइमरी रिस्क बेयरर कहते हैं। ऊपर लिखा गया है कि द प्रोवाइडर ऑफ ऑनर्स फंड हैव अ फुल कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। इसका मतलब ऑनर्स फंड वाले जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है हमारा, उनका पूरा कंट्रोल होता है बिजनेस के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। नहीं, ये यहां पर थोड़ा सा रिस्की है, यहां पर थोड़ा सा जो है बात जम नहीं रही है। जो हमारे ऑनर्स फंड इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पूरा कंट्रोल नहीं होता मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि मैनेजमेंट करा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। नो डाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करे जाते इक्विटी के थ्रू। आप अगर ऐसे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, फिर तो असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, आप ए मार्क कर सकते हैं। ठीक है, यहां थोड़ा सा जो है, जो मेरा पर्सनल मानना है कि असर्शन में थोड़ी सी कमी है, पूरा कंट्रोल नहीं होता। तो अगर मेरे हिसाब से मानो तो इसका आंसर हमारा बैठना चाहिए डी वाला ऑप्शन। फिर भी एक बारी, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग आंसर है, किसी में ए मेंशन है, किसी में डी मेंशन है, तो ये थोड़ा सा जो है हमारा क्वेश्चन 50-50 वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, विच टाइप ऑफ जीएसटी इज पेबल इन इंटरस्टेट सप्लाई। सबको पता है आईजीएसटी, सब जानते हैं बहुत अच्छे से इसको, आईजीएसटी कहते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, डैश आर मोर डिपेंडेबल देन एन एक्सटर्नल सोर्स एज डू नॉट डेट डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टर प्रेफरेंस एंड मार्केट कंडीशन। ऐसा कौन सा सोर्स है जो किसी मार्केट पे डिपेंड नहीं, किसी इन्वेस्टर पे डिपेंड नहीं, किसी चीज पे डिपेंड नहीं है? उस सोर्स का नाम है रिटेन अर्निंग। बहुत बढ़िया डिपेंडेबल सोर्स है, बहुत बढ़िया अपना बढ़िया सोर्स, और इसकी कोई कॉस्ट भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, अ रिसीट इशूड बाय कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द शिप व्हेन द कार्गो इज लोडेड ऑन द शिप। देखिए जब कार्गो, ठीक है, लोड हो जाता है शिप पे तो कोई रिसिप्ट मिलती है, उस रिसीट को क्या कहते हैं? इस रिसीट को क्या, शिपिंग रिसीट, मेट रिसीट, कार्गो रिसीट, बिल ऑफ एक्सचेंज, इस रिसीट को कहते हैं बेटा मेट रिसीट। मेट रिसीट इस बात का प्रूफ होता है कि आपका जो कार्गो है वो शिप पे लोड हो चुका है और वो कहां कहां किस किस कंटेनर में है, उसकी डिटेल इस मेट रिसीट में होती है। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका हमारा, चलिए देख लेते हैं एक बार क्या है। अभिषेक and Nidhi wants to start a shop to sell Rajdhani sweets. They did not know how to develop an agreement for this purpose, so they approached a chartered accountant who advised them to prepare a document which may stipulate the terms and conditions of the agreement. On the basis of given information, name the document. Okay. अभिषेक और निधि एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो पार्टनरशिप के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? सब लोग जानते हैं, उसको कहते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड। इस डॉक्यूमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है पार्टनरशिप की, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इंसेंटिव इज नॉट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज एंड बैकवर्ड एरियाज एंड हिल एरियाज। मतलब कौन सा इंसेंटिव का पार्ट नहीं है? देखो टैक्स हॉलीडे मिलता है, पावर कंसेशन रेट पे मिलती है, फ्री रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ा तो था, रॉ मटेरियल में फ्री तो नहीं लिखा हुआ था, लिखा हुआ था कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्कार्स रॉ मटेरियल।
एट कंसेशनल रेट, मतलब जो स्कार्स रॉ मटेरियल होता है उसको अवेलेबल कराते हैं और सही रेट पे प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। फ्री में प्रोवाइड करने का जिक्र तो कहीं नहीं सुना, मैंने तो नहीं सुना, अगर आपने सुना है तो आप देख लेना। और लोन का सेशन रेट पे है, ये तो भाई हमने मान लिया, ठीक है। तो ये फ्री रॉ मटेरियल वाले में कुछ गड़बड़ है, बाकी तो ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 1955 में एस्टैब्लिश हुए। 1955 में एस्टैब्लिश सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है इन चारों में से, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। तो एनएसआईसी ही है जो 1955 में एस्टैब्लिश है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, और एसएसआई को प्रमोट करने के लिए यही तो है, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पेटेंट क्रिएट्स अ टेम्पररी मोनोपोली। ठीक है, पेटेंट जो है टेम्पररी पेटेंट आपको पता ही है, ये जब आपने कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंशन करा है बेसिकली, तो आप उसको अपने नाम पे रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपके पास उसका राइट है। जो भी इंसान लेना चाहे वो आपसे ही लेगा, बिना आपकी परमिशन के उस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड पेटेंट। ठीक है, और पेटेंट का टाइम जनरली 10 साल का रहता है। ठीक है, उसके बाद वो अपने आप पब्लिक हो जाता है और कोई भी उसको यूज कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो रीजन में लिखा गया, वंस द टर्म ऑफ पेटेंट एक्सपायर द इन्वेंशन इज इन पब्लिक डोमेन व्हिच मींस इट इज फ्री फॉर यूज बाय पीपल। बात तो ठीक है, बिल्कुल है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है अपना, सो दैट इज ट्रू, बिल्कुल सही है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, सो हम कह सकते हैं ए वाला इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। ध्यान रखके चलेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लेन लॉन्च बाय कस्टमर एट द कंपनीज कॉल सेंटर इन व्हिच टाइप ऑफ ई बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक कस्टमर ने कंपनी के कॉल सेंटर पे, इसका मतलब कस्टमर ने बिजनेस को कॉल करा, तो इसको क्या कहते हैं, क्या B2B है, B2C है, इंट्रा भी है, C2B, इसको कहते हैं बेटा हम लोग C2B। ध्यान रखे चलना, आपकी बुक्स में इसका बहुत कम जिक्र है, बेसिकली बहुत ही छोटा सा एक लाइन में लिखा हुआ इसके बारे में C2B, कि कस्टमर जो है अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकता है, कहां पे, बिजनेस तक पहुंचा सकता है, उसको हम C2B के नाम से जानते हैं। ध्यान रखे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन आ चुका है। Sunstar Steel Limited is a leading manufacturer of iron steel decide to set up a new factory in the remote area of Rajasthan so that unemployed youth from the rural areas could get the same opportunity as those available in the urban areas. This initiative has raised the standard of living of people in the rural areas. All children in these families are getting good education, and these families are also actively contributing to the nation building process through their dedicated work. On the basis of the information, identify the objective of the business being followed by the company. कौन सा objective follow हुआ है? तो देखो, कंपनी सेटअप हुई है तो इकोनॉमिक है, समाज सेवा, और ये तो सोशल भी है, ठीक है, और एक तरीके से पर्सनल भी। और वैसे तो देखो इसमें क्या है, दोनों हो सकते हैं, सोशल तो है ही, अपना सोशल तो सबको नजर आ ही रहा है, ठीक है, लेकिन कंपनी सेटअप हो रही है, नई कंपनी सेटअप कर रही है, तो देखो इकोनॉमिक बनता है हमारा। पर्सनल की बात करें, पर्सनल में है कि भाई हमारी भी तरक्की हो जाए, अपना थोड़ा बहुत अपना एम्प्लॉइज की भी डेवलपमेंट हो जाए, तो एम्प्लॉइज के डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, तो तीनों ही है, तो आई थिंक आंसर आना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। ध्यान रख के चलेंगे। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आपको आंसर में सही से सही गाइड कर पाए। अगर इनमें से कोई भी आंसर हमारा 1% हमारी थिंकिंग के हिसाब से गलत हो जाता है और आपकी थिंकिंग उसमें ज्यादा बेटर होती है, तो कोई इशू नहीं यार, हम एक्सेप्ट करेंगे अपनी गलती, कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर देंगे। अगर हमसे कोई ऐसा गलत होता है तो उसके लिए मैं पहले से माफी चाहूंगा। फिर भी अपनी तरफ से हम लोग बेस्ट से बेस्ट एनसीईआरटी एंड अदर बुक से कंसल्ट करके ही इसका सॉल्यूशन बनाया। फिर भी कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं पहले से ही माफी चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, चेंज इन मार्केट कंडीशन, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन फैशन आर and taste and preferences of the customer refer type of risk। देखो, मार्केट कंडीशन का चेंज होना, प्राइस का चेंज होना, फैशन का चेंज होना, ये सबके सब हमारे स्पेकुलेटिव रिस्क के अंदर आते हैं बेटा। स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब है प्राइस में बदलाव, फैशन बदल गया, आपके फेवर में भी आ सकता है, अगेंस्ट भी आ सकता है, प्राइसेस आपके फेवर में भी आ सकते हैं, अगेंस्ट में भी आ सकते हैं, मार्केट कंडीशन फेवर में भी आ सकती है, अगेंस्ट में भी आ सकती है, ये सारे हमारे स्पेकुलेटिव रिस्क है। इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ध्यान रखिए चलेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 13, Chetan gets his oil go down, doubly insured against the fire for ₹5 lakh with the insurer Kotak Insurance for 10 lakh with the insurer HDFC Insurance Private Limited। अच्छा, 5 लाख कोटक से है और 10 लाख HDFC से है। ओके, लिख लेना यार, 5 लाख और 10 लाख दो जगह से है, ये कोटक से है और ये HDFC से है, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है, मतलब 1:2 में उसने जो है इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट सर्किट हो गया और फायर लगी है बहुत ज्यादा, 6 लाख का लॉस हुआ है, कंपनसेशन कितना कितना मिलेगा, तो 1:2 में, 6 लाख को 1:2 में बांट दो तो ये बैठ गया आपका 2:4, दैट इज 2 लाख एक जगह से, 4 लाख एक जगह से, तो 2 लाख और 4 लाख, 2 लाख एंड 4 लाख हमारा आंसर आएगा, ठीक है। जिस रेशियो में आपने इंश्योरेंस ले रखा है उसी रेशियो में आपको क्लेम मिलेगा, इस बात को ध्यान रख के चलना, काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखेंगे इस बात को।
14 क्वेश्चन, स्मॉल रिटेलर्स हु आर कॉमनली फाउंड नियर रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड। अरे भाई ये तो बहुत कॉमन है, बस स्टैंड पर बैठे हुए, रेलवे स्टेशन बैठे हुए, हम क्या कहते हैं? क्या ये पैरेलल हॉकर है, स्ट्रीट ट्रेडर है, पेमेंट वेंडर भी कहते हैं, चीप जैक्स है, या फिर मार्केट ट्रेडर्स है? सोच समझ के जवाब देंगे। क्या है ये? क्या ये कौन सा है इसमें सही जवाब? सोचो एक बारी, मैं आपको हिंट दे देता हूं, आंसर आप मुझे देंगे। पैरेलल हॉकर बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। चीप जैक्स बिल्कुल भी नहीं है। बस चूज कर लो बी और सी में से कौन सा करेक्ट आंसर है। 14 का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। 14 का आंसर आप मुझे कहां देंगे? कमेंट में, ठीक है। हिंट मैंने आपको दे दिया है, बी और सी में से चूज करके मुझे आप बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका आपके सामने, ठीक है। एमएनसी कंसंट्रेट मोर ऑन सेलिंग कंज्यूमर गुड्स विच आर ऑलवेज डिजायरेबल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। यार ये ऑलवेज डिजायरेबल थोड़ा सा ना गलत है, विच आर नॉट डिजायरेबल बाय द डेवलपिंग कंट्रीज, ये है इसकी सही डिटेल। एमएनसीज कंज्यूमर गुड्स में डील करती है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होते। आई रिपीट, नहीं होते, ध्यान के चलना। तो ये बात तो असर्शन तो स्टेटमेंट वास्तव गलत ही हो गया हमारा। सेकंड वाला है एमएनसी अंडरटेक एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सेल्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि एमएनसीज बहुत मार्केटिंग करती है ताकि वो शॉर्ट टर्म में अपनी सेल को बढ़ा पाए। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड वाला ट्रू है। तो सेकंड वाला ट्रू, फर्स्ट वाला गलत। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स किसके नाम पे खरीदे जाते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर। ऑप्शन ना भी देते तब भी सबको पता है, सबने याद कर रखा है। चलो मैच द फॉलोइंग करेंगे हम लोग। किसका क्या आंसर है भाई? सबसे पहले कर्ता, चलो कर्ता किसका है? कर्ता ज्वाइंट हिंदू का। चलो जी, इलेक्टिवली रिप्रेजेंट मैनेजिंग कमिटी टेक्स डिसीजन। जो मैनेजिंग कमिटी चूज करेगी वो सारे डिसीजन लेती है, ये लेती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, ऑनर्स और मैनेजमेंट अलग अलग होते हैं किसमें? कंपनी में। और ऑनर टेक ऑल डिसीजन, क्विक डिसीजन मेकिंग होते हैं हमारे किसमें? सोल पार्टनरशिप में, ठीक है। उसके हिसाब से देख लेंगे कौन सा सही आंसर है। वैसे इसका सही आंसर हमारा कौन सा होने वाला है? डेट इज बी पार्ट, ये है शायद ए का 2, हाँ ठीक है, देख लेना एक बार। क्वेश्चन में 18, Ajanta Limited decided to donate 2% of its sale to the Children's Rights Cry for improving the condition of children in India. This initiative by company is highly appreciated by the public and their sales increased by 10%. Identify the interest group. Obviously बात है भाई, 2% क्राई, चिल्ड्रन राइट्स एंड बच्चों की सेफ्टी, बच्चों की सिक्योरिटी, बच्चों के एजुकेशन में दे रही है। तो किसके लिए कर रही है? ये कर रही है बेटा हमारे कम्युनिटी एंड सोसाइटी के लिए, क्योंकि समाज का हिस्सा है, समाज के लिए कर रही है। बहुत अच्छी बात है। आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट दिस एफर्ट बाय Ajanta Limited. Very good, Ajanta Limited. Question number 19. Statement है, international business is a much broader term and is comprised of both the trade and production of goods and services across nation. ठीक है भाई, बात तो सही है अपना। उसके बाद the fundamental reason behind international business is that the countries cannot produce equally well and cheap all they need. बात भी ठीक है, दोनों ठीक है। मतलब एक इंटरनेशनल बिजनेस ऑब्वियसली बात है, बड़ी टर्म है, ठीक है। इसके अंदर ट्रेड आता है, प्रोडक्शन आता है, सब कुछ आ जाता है, सर्विसेज अलग अलग कंट्री के बीच में आती है। उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि एक कंट्री सब कुछ या हर एक सामान सस्ता नहीं बना सकती, कोई किसी चीज में अच्छी है, कोई किसी चीज में अच्छी है, तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड करना जरूरी है। तो मेरी तरफ से दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। दैट्स व्हाई द 19 आंसर विल बी ए, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इनकरेक्ट। चलो ये वाला क्वेश्चन आप पहचाना। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। देखो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कौन सा है? एयर इंडिया किसका एग्जांपल है? सबको पता है, एयर इंडिया हमारा होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग पब्लिक कॉर्पोरेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दे रखा होगा, घबराना मत। स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन इसका नाम है। अब इनमें से कौन सा इसमें बिल्कुल इनकरेक्ट है आपको बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? 4 में से चूज करना है आपको। क्या ये एस्टैब्लिश होती है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से? बात तो सही है बिल्कुल अपना। चलो ए तो आंसर नहीं है इसका, मैंने हिंट दे दिया आपको। इट इज होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज मोस्ट सुटेबल व्हेन द नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न, इट हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। चलो मैंने आपको कह रहा है बी और सी में से सही ऑप्शन चूज कर लो, इतना ही करो बस, मजा आ जाएगा। 20 का आंसर भी आप लोग मुझे देंगे कहां पे? कमेंट में, मजा आएगा। 2 क्वेश्चन मैंने दिया आप लोगों को, एक क्वेश्चन नंबर 14 जिसका आंसर मुझे आप देंगे कमेंट में, और एक क्वेश्चन नंबर 20 जिसका आंसर मुझे आप देंगे कमेंट में। डिटेल में मतलब पूरा लिखना, शॉर्ट में ना लिखना, जो इसका आंसर है पूरा लिख देना, ताकि पता चल जाए कि आपने यहां तक वीडियो देखी, आप हमारे साथ बने हुए हैं। बस इतना ही तो चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए और आप सीखते रहें। हम अपनी तरफ से कोशिश करें आपको अच्छे समझाने की, बस आप अच्छे से समझते रहिए और प्रैक्टिस करिए अच्छे से अच्छे, ताकि आपके मार्क्स आए बहुत अच्छे। चलिए अब आ जाते हैं केस स्टडी या लॉन्ग क्वेश्चन पर हमारे। सबसे पहला क्वेश्चन फटाफट करेंगे हम लोग, ठीक है।
एक्सप्लेन कहां से शुरू करते हैं? एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस ऑफ मंजीत प्राइवेट लिमिटेड बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द ओवर पैराग्राफ। रोल ऑफ प्रॉफिट, रोल ऑफ प्रॉफिट हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से करा होगा। हर बुक में ना ये थोड़ा अलग अलग दे रखा है, एनसीईआरटी में थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, साइड बुक में लैंग्वेज अलग है, हेडिंग अलग अलग है, फिर हम लोग जनरली कवर करेंगे कौन कौन से। Manjeet Private Limited is a reputed company manufacturing computers. The company is earning a considerable profit. Both the proprietor and the employees are putting their best effort to make good quality product available in the customer at a low price, paying its shareholders a good amount of dividend, and the employees are reasonable remuneration. This contributes to successful operation of the business with increased profit over time. A company's foundation becomes strong. It has a good reputation in the society. It utilizes profit to finance its growth and expansion. तो एक तो पॉइंट हमारा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आ गया लास्ट में, ठीक है। उसके बाद अंस गुड रेपुटेशन, बिल्डिंग ऑफ गुडविल एक हमारा ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर, गुडविल बिल्डअप करना, ठीक है। इन्होंने ये तो बताया नहीं कितने बताने हैं, चलो अगर 3 भी बताने हो तो सक्सेसफुल मैनेजमेंट, ठीक, क्रिएशन ऑफ गुडविल, उसके बाद ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ये सारे हमारे इसके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट के अपना। तो आप ये सारे लिख सकते हैं, इनमें से जो लिखना चाहें। ये टॉपिक आपको ऑलरेडी याद है, आप इसको लिख लेंगे, लाइंस मैंने कोट कर दिया आपके लिए। उसके बाद मीनिंग बताना है पब्लिक डिपॉजिट का, हाउ कैन सच डिपॉजिट बी यूज्ड टू मीट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। तो भाई ये बाद वाले का आंसर तो नो है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड होता है 6 महीने से लेकर 3 साल तक का, तो 6 मंथ और 3 इयर्स, 6 मंथ 3 इयर्स, तो मतलब शॉर्ट और मीडियम के लिए, लॉन्ग के लिए नहीं है। फीचर बता दो कोई दो से, पब्लिक डिपॉजिट क्या होते हैं, मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है, ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करते क्योंकि बहुत बड़ा है हमारा पेपर, तो मीनिंग आपको पता है पब्लिक डिपॉजिट का। डिवेंचर के फीचर बताने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ओवर टू यू। उसके बाद फर्स्ट 4 स्टेप बताने हैं एक्सपोर्ट ट्रेड के, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी, साइनिंग कोटेशन, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट, उसके बाद असेसिंग इंपोर्टर क्रेडिट वर्नेस, गारंटी फॉर पेमेंट, इंपोर्ट लाइसेंस ऑब्टेन करना, जो आपको याद है 4 पॉइंट को ऐसे बता देना। WTO के ऑब्जेक्टिव, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, फॉर्मलाइज, लिबरलाइज, कॉमन एक्सेप्टेड रूल्स एंड रेगुलेशन। ओवर टू यू। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। Question number 24. Manchanta Limited deals in a footwear. The company has 200 shops at different places of the country. The specialty business of the company is that all the shops goods are available at the same time, same prices and also the same. All sales are made strictly on the cash basis. भैया 200 दुकानें हैं, सेम तरह की दुकानें हैं, सब में माल सेम है, प्राइस सेम है, इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं मल्टीपल शॉप्स, या फिर इसका दूसरा नाम है बेटा हमारा चेन स्टोर्स, ठीक है। तो चेन स्टोर आपने पहचान लिया। अब इसके कोई से 2 फीचर लिख दो जो आपको लिखना हो, यही ले लो, नो बैड डेट्स, ठीक है, और उसके बाद सेम प्राइसेस, सेम क्वालिटी, यूनिफॉर्म क्वालिटी, जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ई बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस में डिफरेंस, ओवर टू यू। डायरेक्ट क्वेश्चन, मेमोरेंडम आर्टिकल में डिफरेंस, ओवर टू यू। 26 क्वेश्चन, निखिल डील्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ जेम्स एंड स्टोन ज्वेलरी ओवर द इयर्स, एक्सप्लेन द कंसेप्ट व्हिच will help Sushil to expand his family business beyond the boundaries। कौन सा कंसेप्ट यूज करना है ये पता है आपसे, ठीक है। When his son Sushil joined him the business, he expressed his desire to expand their business beyond the boundaries of the home country. He also shared his father that approach will increase the prospect and both higher profits and growth of their business। ठीक है भाई, करना क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड करना है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट कर लो भैया, ठीक है। एक्सपोर्ट की बात करें कि भैया हम तो अपना बिजनेस लेके जाएंगे ग्लोबली, तो इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस में इनको एंटर होना पड़ेगा। तो कंसेप्ट हो गया इंटरनेशनल बिजनेस हमारा। और उसके बाद उन्होंने 2 बेनिफिट पूछे हैं, कोई से 2 बेनिफिट बता दो इंटरनेशनल बिजनेस के जो फर्म को मिलते हैं, बिजनेस को मिलते हैं। प्रॉफिट कमाने के अच्छे चांसेस हैं अपना, हायर प्रॉफिट, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के बहुत चांसेस अपना है, और वे आउट फ्रॉम इंटेंस कंपटीशन, वे आउट फ्रॉम द इंटेंस कंपटीशन द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में जो छोटा मोटा कंपटीशन उससे आप बाहर निकल जाओगे तो बहुत कमाओगे। जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। बेनिफिट्स आपको ऑलरेडी दे रखे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, बेनिफिट्स टू दी फर्म लिखने हैं, इस बात को ध्यान के चलना। सीक्वेंस स्टेप टू बी टेकन बाय एंटरप्रेन्योर फॉर्म, एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी प्रोसेस आपको लिखनी है। मैं तो कहूंगा दूसरे वाला कर लो, मस्त क्वेश्चन है। आईपीआर बता दो कोई से या 4 आईपीआर, पेटेंट है, कॉपीराइट है, उसके बाद आप प्लांट वैरायटी लिख सकते हैं इसके अंदर, इसके बाद आप लिख सकते हैं अपना क्या कहते हैं उसको, आर्टिस्टिक वाला हमारा एक रहता है इसके अंदर, मैं नाम भूल गया, फटाफट जल्दी याद कर लो फटाफट कौन कौन से हैं अपना। तो कॉपीराइट है, पेटेंट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, जीआई जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डिजाइन है इसके अंदर हमारा, ठीक है। कोई से 4 लिखने हैं, आप लिख सकते हैं 4। उसके बाद 28 क्वेश्चन आ गया हमारा, ओके। इसमें हमारे पास है
बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म है रोहित एंड लोहित, स्पेसिफाइड टाइप ऑफ बिजनेस अमन की बतानी है, रोहित एंड लोहित की बताना है, और ऑक्सिलरी टू ट्रेड रोहित एंड लोहित की। चलो पढ़ लेते हैं एक बारी। Rohit and Lohit are partners selling electronic product across India. They import the component from their friends Aman, who does his business in China, and assemble them in factory established in the rural areas of Jharkhand, where most of the workers in factory are children and women. They paid very less salaries, thus the owners save on labor costs. They store their stock in warehouse, but do not take proper safety measures against fire and burglary. They was a short circuit in the factory and as a result most of the stock was damaged. तो भैया कुछ तो गड़बड़ चल रही है इनके बीच में। आपको बताना है टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी रोहित और लोहित के बीच में जो है, रोहित लोहित पार्टनर्स है तो बता देंगे पार्टनरशिप है भाई, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म बाय अमन। अमन क्या करता है, दे इंपोर्ट द कंपोनेंट फ्रॉम देयर अमन हु डज हिज बिजनेस इन चाइना एंड असेंबल देम इन फैक्ट्री, ठीक है। तो रमन, ये जो अमन है ये क्या करता है, एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी में करता है। बिजनेस एक्टिविटी की बात करें तो ट्रेड करता है और उसमें क्या करता है, इंपोर्ट करता है, ये इंपोर्टर है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद नेम एक्सप्लेन द ऑक्सिलरी टू ट्रेड यूज्ड बाय रोहित एंड लोहित। वेयर हाउस की बात चल रही है यहाँ पर कि वो अपना माल वेयर हाउस में रखते हैं, तो वेयर हाउस है, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे, मेंशन कर रखा ऑलरेडी। उसके बाद व्हाट डू मीन बाय सोशल रिस्पांसिबिलिटी, आर्गुमेंट्स इन फेवर, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा। एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा। 4 नंबर का 4 एलिमेंट लिख देना कोई से, और ये 1+3 रहेगा हमारा। 1 नंबर का मीनिंग 3 हमारे इसके फेवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 टेलीकॉम सर्विस के ऊपर क्वेश्चन हमारा, इसमें आपसे पूछा गया है लिमिटेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पहचानना है कौन सा, और उसके कोई से 2 लिमिटेशन या 3 लिमिटेशन आपको लिखना है। द टेलीकॉम सर्विस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड ओवर as an important tool for socio-economic development for nation, and hence telecom infrastructure is treated as a crucial factor to realize the socio-economic objective in India. Accordingly, the Department of Telecom नहीं, मेरे को यहाँ से आंसर दे दिया क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आ रहा है ये, ठीक है, तो ये और कुछ नहीं हो सकता, इसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। इसके कोई से आपको लिखने हैं क्या, 3 लिमिटेशन आपको ऑलरेडी पता है, लिख सकते हैं आप। उसका प्रिंसिपल बताने हैं 3, इंडेमिनिटी एट मोस्ट इंश्योरेबल ट्रस्ट पता है, 4 बैंकिंग सर्विसेज बतानी है, कोई भी बता दो जो आपको बतानी हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी, जो आपको बतानी हो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 रिटेलर सर्व 2 वे फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बोथ मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर एंड कंज्यूमर। एक्सप्लेन द सर्विस रेंडर्ड बाय रिटेलर टू मैन्युफैक्चरर। रिटेलर टू मैन्युफैक्चरर क्या क्या सर्विस दी जाती है वो बतानी है, और उसके बाद रिटेलर टू कंज्यूमर क्या क्या दी जाती है। अरे सिंपल क्वेश्चन है यार, 3 इसमें लिख देना, 3 इसमें लिख देना, बस डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा। आइडेंटिफाई स्टेट द सोर्स ऑफ फाइनेंस व्हिच फैसिलिटेट द परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट, ऑल्सो स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ इट एंड सोर्स ऑफ फंड आइडेंटिफाई। भाई आपको बताना है कौन सा ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसमें आपको इमीडिएट पेमेंट नहीं करनी पड़ती, आपको थोड़ा टाइम के लिए उधार मिल जाता है। सबको पता है इसका नाम क्या है, ट्रेड क्रेडिट, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद शेयर बॉन्ड डिबेंचर के बीच में डिफरेंस है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। शेयर और डिबेंचर के बीच में क्या है, बहुत इजी है। नेचर ऑफ फंड, ओनरशिप, बोरोड फंड है। कंट्रोल, शेयर होल्डर्स को कंट्रोल दिया जाता है, डिबेंचर को नहीं दिया जाता। रिटर्न, डिबेंचर को फिक्स रिटर्न मिलता है और इक्विटी शेयर होल्डर्स या शेयर होल्डर्स को फ्लक्चुएटिंग रिटर्न मिलता है, और वो तब मिलता है सिर्फ जब प्रॉफिट के टाइम पर, आप लिख सकते हैं ऐसा। 34 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टाइप्स ऑफ पार्टनर, ध्रुव सार्थक। टाइप्स ऑफ पार्टनर पहचाने, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। ध्रुव सार्थक एंड धीरज आर 3 पार्टनर्स इन द फर्म। द नेम ऑफ द फर्म इज फ्रेंड्स पुस्तक भंडार। The latest books of almost all subjects remain available at the Pustak Bhandar. All the 3 partners decide that 10% of the total profit of the firm will distribute it among the poor children every day. बहुत बढ़िया बात है। This has a positive effect on the goodwill of the firm. Dheeraj is renowned businessman who allowed the use of his name by the firm but does not contribute capital. धीरज ने अपना नाम यूज करने के लिए दे रखा है कि कोई बात नहीं, मेरा नाम यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कैपिटल नहीं लगाऊंगा, मेरा नाम आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये हमारा नॉमिनल पार्टनर है, ठीक है। धीरज कौन सा पार्टनर आता है हमारा, नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। उसके बाद सार्थक हैड कंट्रीब्यूटेड कैपिटल टू द फर्म बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द। सार्थक ने पैसा लगाया लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसको हम कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। सार्थक स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है। ध्रुव एक्टिवली पार्टिसिपेंट, तो ध्रुव हो गया हमारा एक्टिव पार्टनर, ठीक है, ध्यान रखे चलेंगे। नेक्स्ट एक्सप्लेन भी कर देना।
स्टेट द वेरियस प्रिविलेजेस प्राइवेट कंपनी हैज ओवर पब्लिक कंपनी, को ऐसे लिख दो यार, ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट हो गया हमारा कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर क्या क्या फायदे हैं जो कि पब्लिक के पास नहीं है। प्राइवेट कैसे बेटर पब्लिक से, प्राइवेट जल्दी स्टार्ट हो जाती है, प्राइवेट को कम डॉक्यूमेंट चाहिए, प्राइवेट के अंदर कम मेंबर्स चाहिए, प्राइवेट के अंदर कम डायरेक्टर चाहिए। ये सब कुछ फायदे हैं जो कि प्राइवेट के पास है, पब्लिक के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो आई जस्ट होप आपको ये सैम्पल पेपर पूरा समझ आ गया होगा। हमने थोड़ा जल्दी जल्दी करा है, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच पाए। सो ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी मिल चुका है। अगर आप ये पेपर चाहते हैं सॉल्यूशन के साथ तो आप कहां से ले सकते हैं? हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक आपको मिल सकता है कहां पे? डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा हमने ऐप पर भी अपलोड कर दिया है। ऐप पे कैसे डाउनलोड करना है उसका आपको सबसे पहले बता दिया है अपना। आप ऐप से भी इस सैम्पल पेपर को ले सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी लेटेस्ट कंटेंट जो आपके पेपर हो रहे हैं बेटा हमें भेजिए, अपने हमारी ऐप पर हमें भेजिए, ताकि हम और बच्चों के लिए उसको अपलोड कर पाए और आपको उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर पाए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।